हम एक अजीब से फेज में जी रहे हैं। बॉडी तो बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन हम लोगों ने उसे सुनना छोड़ दिया है। पेन इतना ज्यादा कॉमन या नॉर्मल कैसे होता जा रहा है? फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, डेफिनेटली यू विल गेट द पेन डिसफंक्शन। स्पेशली आफ्टर एआई, जिसके बाद चीजें बहुत ज्यादा सिंपल और एक्सेसिबल हो गई हैं, हम लोग थोड़े से तो लेजी हो गए हैं। खाना खाने मैं बाहर क्यों जाऊं जब भी मेरे घर पे डिलीवर हो रहा है? मैं सब्जी लेने खुद बाहर क्यों जाऊं जब 10 मिनट में मेरे घर पे आ जाती है? अगर हम एक तराजू के एक पलड़े में टेक्नोलॉजी को रखते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए अच्छी हेल्थ, अच्छा लाइफस्टाइल भी रखना जरूरी है। बच्चों के हाथ में आईपैड और मोबाइल फोन है, आपकी क्या एडवाइस है, स्पेशली नए पेरेंट्स को लेके? कोविड जो फेज था अपने लाइफ में, तब एवरीथिंग ऑनलाइन हो गया था। वो फेज से लेके जो फोन बच्चों के हाथों में गया, उससे बाहर निकलना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया। तो मेरे क्लिनिक में मैं एवरी डे 2-3 बच्चे तो डेफिनेटली देखता हूँ। उनका एज ग्रुप रहेगा 8 से लेके 12 तक। उनको नेक पेन है, बैक पेन है। सोचो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डेफिनेटली होगा ना, प्रॉब्लम तो होना ही वाला है। मैं उनको बोलता हूँ, आप बच्चों को घर के बाहर भेजो। प्रॉब्लम्स एक नहीं अनेक हैं। ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं। कोर मसल आपका पोस्चर नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। जितना आप इंपॉर्टेंस अपर बॉडी, लोअर बॉडी को या कार्डियो को देते, उतना ही आपके कोर मसल को देते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन अवॉइड इंजुरी। कुछ भी हो, आपका 7 आवर स्लीप नेसेसरी ही है। जब भी मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, उतना ज्यादा मुझको मस्कुलर पेन हुआ है। सी माइंड ही कंट्रोल करता है सब बॉडी को। फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर और ऑस्टियोपैथ, इनमें क्या डिफरेंसेस है? तीनों ही डिफरेंट चीजें हैं। आजकल सोशल मीडिया पे कायरो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कायरो कितना सेफ है? डेफिनेटली इट इज अ वेरी सेफर टेक्निक। करने वाले डॉक्टर सही तरीके से उसमें एजुकेटेड रहेंगे। और सोशल मीडिया पे अपन जो वीडियोस देखते हैं, बहुत बार वो मैनिपुलेटेड वीडियोस रहते हैं, उसमें साउंड्स एडेड किए रहते हैं। सो इन माय व्यू, टेक्नोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू द आईटी गाइज व्हाट दे थिंक ऑफ। पर्सनली मैंने नोटिस किया है कि हम काम, फाइनेंस और ग्रोथ की बात करते करते हेल्थ इश्यूज और बॉडी के सिग्नल्स को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। पेन को हम इनकन्वीनियंस समझ रहे हैं, ना कि एक वार्निंग। इसीलिए मुझे लगा कि ऑन एयर विद विवेक का पहला एपिसोड ह्यूमन बॉडी और पेन जैसे टॉपिक से स्टार्ट होना चाहिए। मैं हूं विवेक शर्मा और आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं पुणे के मशहूर डॉक्टर प्रवीण पाटिल, जिनके पास 20 साल से ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। वो एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर और ऑस्टियोपैथ हैं। इस कॉन्वर्सेशन में हमने बात की है कि आजकल पेन इतना कॉमन कैसे हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड कैसे छोटी छोटी चीज़ें एक दिन बड़ी बन जाती हैं। और डॉक्टर प्रवीण से हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम डेली बेसिस पे सिंपल हैबिट्स को अपना के एक लॉन्ग टर्म डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो आप लोग इस एपिसोड को पूरा देखिए। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग और भी अलग अलग जॉनर और उनके एक्सपर्ट से बात करेंगे। टिल देन, कीप वॉचिंग ऑन एयर विद विवेक। सो डॉक्टर पाटिल, वेलकम टू ऑन एयर विद विवेक। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? ऑल गुड सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। हाँ जी। एंड मैंने जब ये एपिसोड शूट करने का प्लान किया, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन था कि आजकल मैं जिससे भी मिलता हूँ, हर कोई सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि मुझे बैक पेन है या गर्दन में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स टाइट हैं। मुझको लगता है कि आजकल हम एक अजीब से फेज में जी रहे हैं, जहाँ पर बॉडी तो बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन हम लोगों ने उसे सुनना छोड़ दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल की जनरेशन के साथ और इस सिचुएशन में पेन इतना ज़्यादा कॉमन या नॉर्मल कैसे होता जा रहा है? ओके, सही क्वेश्चन है। अगर अपन देखते हैं तो लाइफ में अपने 4 फेजेस रहते हैं। फर्स्ट फेज रहता है चाइल्डहुड, सेकेंड फेज रहता है अपना कॉलेज लाइफ, थर्ड फेज रहता है अपना प्रोफेशनल लाइफ एंड फोर्थ फेज रहता है कि रिटायरमेंट। अगर ये पहले 2 फेज देखते हैं, चाइल्डहुड एंड कॉलेज लाइफ, बहुत एक्टिव रहते हैं। और अपन चाइल्डहुड में देखते हैं तो अपन खेलते रहते, कूदते रहते। कॉलेज में रहेंगे तो काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज रहते। पर वहाँ से सडन ट्रांजिशन होता है कि कॉलेज लाइफ से अपन प्रोफेशनल लाइफ में आता है। अगर अपन देखे जाए तो जो प्रोफेशनल लाइफ है, 80% जो जॉब्स है वो सिटिंग वर्क है। फिर एक्टिव लाइफस्टाइल से अपन सीडेंटरी लाइफस्टाइल में ट्रांजिट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है
कि अपना मसल का जो स्ट्रेंथ है, टोन है, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। वहीं से आपको पेन एंड बॉडी डिस्फंक्शन स्टार्ट होता है। और एक आखिरी का जो फेज़ है रिटायरमेंट में, और अपन सीडेंटरी हो जाते हैं और एजिंग भी साथ में रहता है। तभी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, डेफिनेटली यू विल गेट द पेन डिस्फंक्शन। इसीलिए नाउ डेज यू विल सी ये बहुत कॉमन हो रहा है। सो डॉक्टर साहब, आपने एक्चुअली फैक्चुअली बहुत ही सही बात बोली कि 80% आजकल जॉब सेटिंग हो रही हैं। तो इसी पे मैं अगर एक्सटेंड करूं तो कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारी सिटिंग जॉब्स बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से स्पेशली इन आईटी हब्स लाइक पुणे, बैंगलोर या गुड़गांव हम लोग बहुत ज़्यादा बैठकर काम कर रहे हैं और थोड़ा मूवमेंट कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में कम हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो हर आदमी कर रहा है। ये सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे सिटिंग वर्क तो है, वो अपन अवॉइड तो नहीं कर सकते। हाँ, डेफिनेटली अपने को क्या करना है, उसको कोप अप करना है। अगर आप 45 मिनट्स से लेके 1 आवर फिजिकली एंगेज होते हैं तो डेफिनेटली आपका जो मसल टोन है वो मेंटेन रहेगा, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटल वाइज ऑल्सो। नाउ दूसरा पार्ट आता है कि जैसे अपन वर्क करें, वो वर्क आपका ऑफिस वर्क हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। उसमें अगर अपन सही तरीके का पोस्चर अडेप्ट करते हैं वाइल वर्किंग, तो डेफिनेटली ये जो मसल और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम अपन अवॉइड कर सकते हैं। ओके ओके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको अपना माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज स्पेशली आफ्टर एआई, जिसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल और एक्सेसिबल हो गई हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से तो लेज़ी हो गए हैं। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे खाना खाने मैं बाहर क्यों जाऊं जब भी मेरे घर पे डिलीवर हो रहा है, या मैं सब्जी लेने खुद बाहर क्यों जाऊं जब 10 मिनट में मेरे घर पे आ जाती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से सोशली इनएक्टिव हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी है लेकिन उसका यूज़ ना करें, बट कहीं ना कहीं हमको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अगर हम एक तराजू के एक पलड़े में टेक्नोलॉजी को रखते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे पलड़े में एक अच्छी हेल्थ, अच्छा लाइफस्टाइल भी रखना ज़रूरी है। एंड अगर हम वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज आगे फ्यूचर में हमको परेशान करने ही वाले हैं। सही। एंड व्हेन इनफैक्ट व्हाट स्केयर्स मी मोर इज मोबाइल फोन्स, बिकॉज मोबाइल फोन्स इनफैक्ट सिटिंग जॉब से ज़्यादा डेंजरस है। बिकॉज आप लैपटॉप लेके शायद वॉशरूम ना जाओ, या आप लैपटॉप लेके लेट के काम ना करो, करेक्ट। बट मोबाइल फोन अलाउज यू टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। किसी भी पोजीशन में, कहीं से भी, किसी भी समय आप हमेशा अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, स्पेशली इन किड्स। किड्स नाउ डेज, बच्चों के हाथ में आईपैड और मोबाइल फोन है। डेफिनेटली। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब को देखते हुए आपकी क्या एडवाइस है, स्पेशली नए पेरेंट्स को लेके। अगर अपन देखेंगे तो कोविड एक जो फेज था अपने लाइफ में, तब एवरीथिंग ऑनलाइन हो गया था, बच्चों का एजुकेशन, स्कूलिंग, एवरीथिंग। वो फेज से लेके जो फ़ोन बच्चों के हाथों में गया, उससे बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। अभी भी मैं आपको पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ आपको स्कूल के रिलेटेड जो मोबाइल वर्क लगता है, वही टाइम उतना ही देर के लिए आप मोबाइल उनको देना है। या मैं बोलता हूँ तो ये छोटे स्क्रीन के बजाय अब बड़े जो स्क्रीन है, जैसे टीवी है या लैपटॉप है, वो आपको ओनली एजुकेशन पर्सपेक्टिव उनको देना है, बट उतनी ही पर्सपेक्टिव। अगर अपन मोबाइल का यूजेस करते हैं, नॉट ओनली वो एजुकेशनल एक्टिविटी देखते हैं, बाकी जो सोशल मीडिया उसमें भी एंगेज हो जाते हैं, वो फिर स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो जाता है। पर सही प्रॉब्लम कहाँ होता है कि कैसे देखते हैं, वे ऑफ कैसे देखते हैं। जैसे कोई लेट के देख रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बैठ के देख रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अभी अगर आप देखते हैं तो मेरे क्लिनिक में मैं एवरी डे 2-3 बच्चे तो डेफिनेटली देखता हूँ। उनका एज ग्रुप रहेगा 8 से लेके 12 तक। उनको नेक पेन है, बैक पेन है, सोचो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अब मैं उनसे पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि कंटिन्यूसली मोबाइल से लेके बैठा है, तो डेफिनेटली होगा ना, प्रॉब्लम तो होना ही वाला है। तो अगर वो अपन लिमिटेड यूजेस में करते हैं, सही तरीके से करते, डेफिनेटली फ्यूचर वाला जो प्रॉब्लम है पोस्चरल और अभी का जो प्रॉब्लम आ रहा है, डेफिनेटली अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप बच्चों को घर के बाहर भेजो, फिजिकल एक्टिविटी करो, फिजिकल स्पोर्ट्स खेलो, रादर देन द जो वीडियो गेम है टीवी पे एंगेज होने। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाह रहे हैं
कि इस नए दौर में हम लोगों ने, मतलब जैसे अगर मैं अपना बचपन याद करूं तो टीवी एंड आई मीन दे वर नॉट इवन एलईडी टीवीज दैट टाइम, राइट? आई मीन इट वाज एन एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी. तो हम लोग ज्यादा फोकस्ड होते थे बाहर जाके खेलने के, राइट? इनफैक्ट वी वर क्राइंग एंड हैविंग फाइट विद आवर पेरेंट्स कि मुझे मम्मी पापा आज बाहर जाके खेलना है, और वो शायद कभी ना कभी मना करते थे कि नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा. बट मैं देखता हूँ आजकल चीजें थोड़ी सी उल्टी हो गई हैं. नाउ पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे आप जाके बाहर खेलो, बट बच्चे घर पे टीवी, आईपैड या मोबाइल फोन्स पे थोड़े ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं. आई थिंक जो आप बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंस करें, बिकॉज मोबाइल फोन्स या ये चीज़ें कहीं जाने नहीं वाली हैं, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है. तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बट सही मात्रा में. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर आल्सो ट्राइंग टू से. यस यस. ठीक है. आपने अपने क्लिनिक का भी मेंशन किया कि कैसे 8 से 15 साल के केसेस भी आपके पास आ रहे हैं. दैट रिमाइंड्स मी ऑफ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल रहेगा. बोले कि योर फाउंडेशन और योर क्लिनिक्स नेम इज ह्यूमन मैकेनिक. ये नाम बहुत ही फैसिनेटिंग है. आई मीन मैं इसकी पीछे की स्टोरी जानता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को भी इसके पीछे की स्टोरी बताएं. हाँ. तो जैसे मैंने मेरा करियर शुरू किया तो आई वाज वर्किंग इन नोबल हॉस्पिटल एज HOD ऑफ दैट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट. फिर एक लाइफ में ऐसे एक टर्न आया कि चलो मैं सोचता हूँ कि मेरा खुद का भी प्रैक्टिस करो या खुद का क्लिनिक स्टार्ट करो. तो मैंने सोचा कि क्या नाम रखना है. तो मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया खुद को, बोला कि अपन क्या काम कर रहे हैं. अपन काम कर रहे हैं डेफिनेटली जो पेन आता है उसको अपन सही तरीके से ठीक करते हैं, या अगर पेन आ सकता है तो उसको प्रिवेंटिव कैसे कर सकते हैं. अगर अपन देखेंगे एक कार देखेंगे या इंजन देखेंगे, तो इंजन में अपन कार में अपन सर्विसिंग करते हैं. सर्विसिंग क्यों करते हैं? कि कार खराब नहीं होने के लिए. सेम हम भी वही करते हैं. अगर अपन प्रिवेंटिव पर्पस पे काम करेंगे तो बड़े बड़े जो डिसीज होते हैं या डिसफंक्शन होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, अपन अवॉइड कर सकते हैं. दूसरा आता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसको अपन ठीक करते हैं. जैसे कार को कोई प्रॉब्लम हो गया है तो अपन उसको रिपेयर करते हैं. सेम लाइक बॉडी, और बॉडी में भी अपने को कोई प्रॉब्लम हो गया तो अपन रिपेयरिंग करते हैं, ठीक करते हैं. तो कौन करता है? तो कार को करता है मैकेनिक करता है, और ह्यूमन बॉडी को कौन करता है? डॉक्टर. इसलिए मैंने क्लिनिक का नाम सोचा कि ह्यूमन मैकेनिक क्लिनिक. मैंने कहीं ना कहीं आई मीन एक बार आप ही क्लिनिक में आपने मुझसे कहा था, एंड आई लव दैट कोट, कि आई एम नॉट जस्ट अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर फॉर द ह्यूमन बॉडी. एंड आई थिंक दिस इज वेयर इट फिट्स ऑल्सो. यस यस. ओके. हम पेन जब भी होता है किसी को डॉक्टर साहब, तो उसकी दवा के लिए अधिकतर आज भी इंडिया में रेस्ट को हम मानते हैं कि आई थिंक इट फिक्सेस मोस्ट ऑफ योर पेन. बचपन में हमने यही सुना था कि अगर दर्द हो रहा है तो बेटा आराम करो, जो हमारे माँ बाप ने हमको बोला. एंड कहीं ना कहीं वो बिलीफ आज तक इस जनरेशन में हम सबके साथ कैरी हो रहा है. बिकॉज अगर मान लीजिए मुझे आज पेन है एंड आई एम एन IT गाय, तो आई विल ट्राई कि अरे वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा. देन मंडे आई एम ऑल राइट एंड ऑल गुड टू गो टू ऑफिस. तो क्या रेस्ट आज भी सही दवा है पेन को ठीक करने के लिए? डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम. अगर आपको प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, स्वेलिंग है, या रिसेंट इंजुरी है, तो डेफिनेटली रेस्ट इज नीडेड टू सेटल डाउन दैट इन्फ्लेमेशन. बट अगर लगता है कि थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट है, बट रेस्ट से वो नहीं जाने वाला. मे बी उसी दिन आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, नेक्स्ट डे अगर आप वही आपके लाइफस्टाइल में आ जाएंगे, वापस पेन आ जाएगा. तो अभी अपने को देखना है कि ये पेन क्यों आता है, उसके पीछे रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है. रूट कॉज क्या है. अगर वो रीजन अपने को पता चला तो अपने को पता चलता है कि रीजन अपन ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मसल इम्बैलेंस है, कहीं मसल वीक है, कहीं मसल टाइट है. जब तक उसको अपन सही तरीके से ठीक नहीं करते वो पेन कम नहीं होगा. रेस्ट से मे भी थोड़ा हल्का फुल्का स्टिफनेस कम हो जाएगा, पर नेक्स्ट डे अपन वैसे वापस काम करेंगे, वापस पेन आएगा. तो रेस्ट इज नॉट ओनली सोल्यूशन फॉर दैट. मतलब डॉक्टर के पास जाना भी कहीं ना कहीं जरूरी है. डेफिनेटली. ओके. तो ही अपने को पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है. ओके. तो इस जनरेशन के साथ अगर आप देखें, मैं अगर पर्सनलाइज करूं, मतलब मेरे खुद के साथ भी आई मीन प्रॉब्लम्स एक नहीं अनेक हैं. आई मीन आज बैक पेन है, मे बी सम डे देयर वुड बी समथिंग एल्स, सम डे देयर वुड बी फीवर.
तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में व्यूअर्स को आप बताइए कि वो ऐसे रेड फ्लैग्स क्या है जो हमें पता हो कि ओके, ये सही समय है डॉक्टर के पास जाने का, अभी रेस्ट से फिक्स नहीं होने वाला है। हाँ, जब भी अपने को अगर सपोज बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, चलो आज पूरा दिन में वर्क किया है और एंड ऑफ द डे मुझे थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट आ रहा है और अपन रेस्ट किया, नाइट में सो गए, सुबह उठने के बाद आपका पेन ठीक होता है, स्टिल देर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर सुबह उठने के बाद आपका प्रॉब्लम और बढ़ रहा है, दैट इज़ इंडिकेशन कि आपको डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करना है, फाइंड आउट करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हुआ है, वेदर इट इज स्लिप डिस्क है या मैकेनिकल बैक पेन है, मैकेनिकल नेक पेन है और कुछ और एल्स है। वो अगर डायग्नोस हो गया, जो डॉक्टर बोलते वैसे अपने को करना है, डेफिनेटली वो पेन कम होगा। मतलब मगर मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मुझको रेस्ट करने के बाद ही ज़्यादा पेन आता है। हाँ, आई मीन लेट्स से अगर मैं दिन में काम कर रहा हूँ या ऑफिस में हूँ, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट द मोमेंट आई स्लीप एंड सुबह उठने के बाद एक एक अजीब सा बैक में दर्द आता है। तो क्या ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इस वजह से भी है कि हमारे बॉडी में शायद इनएक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, हम लोग इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज है? आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपने जैसे बोला कि आपके जो ड्यूरिंग वर्क आपको पेन नहीं होता है, जैसे रेस्ट करते हैं तो आपको पेन होता है या नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो पेन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क के टाइम में बॉडी एक्टिव रहती है बट उतने मसल आपके स्ट्रांग नहीं है, तो वो वीक मसल के साथ आप काम कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं बॉडी में स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है। जब बॉडी रेस्ट फेज में जाती है तो फिर सडन मसल स्टिफनेस क्रिएट होता है, फिर पेन क्रिएट होता है। इसका मतलब यही है कि जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में डिस्फंक्शन है, कहीं ना कहीं वीक है, तो उसको अपने को सही तरीके से ठीक करना है, बॉडी को स्ट्रेंथन करना है, तो डेफिनेटली जो मॉर्निंग वाला पेन है या रेस्ट वाला पेन आपका ठीक होते जाएगा। ओके ओके, ऐसे कुछ डेली हैबिट्स को लेके आप चेंजेस व्यूअर्स को सजेस्ट कीजिए जो कि इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बिकॉज स्पेशली इन दिस जनरेशन अभी हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई वुड आस्क यू कि छोटी छोटी सिंपल हैबिट्स जो अगर हम फॉलो करें तो एक लॉन्ग टर्म में हम लोग हेल्दी रह पाएंगे। सही है। हैबिट कैसे करना है अपने को? जैसे अपन मॉर्निंग में उठते हैं, अगर कोई बोलता है कि एक्सरसाइज करना है, तो पहला माइंड में क्या आता है कि सुबह उठ के ही एक्सरसाइज करना है। मेरा कहना है कि आपको जब भी टाइम मिले, एक 20 मिनट्स अगर आपको खुद को आप देते हैं, सम मोबिलिटी करते, सम स्ट्रेचेस करते, सम मसल एक्टिवेशन करते, तो भी इनफ है। अगर मैं बोलता कि सर आप सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करना है, और डॉक्टर मैं इतना देर रात में काम करता हूँ, मैं उठता हूँ लेट करके, मुझे वापस पीसी लॉग इन करना पड़ता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं क्या बोलता हूँ, जब आप सोते हैं, सोने के पहले जब बेड पे जाते, तब आप बेड पे लेटे लेटे कुछ एक्सरसाइज करो। मीन्स इतना छोटी छोटी चीज़ें आप अपन करते हैं, या जैसे अपन ड्यूरिंग द वर्क में थोड़ा ब्रेक लेते, जाके वहाँ पे थोड़ा सा वॉक कीजिए या थोड़ा सा स्ट्रेचेस करो, वापस काम करो। ये छोटे छोटे चेंजेस डेफिनेटली अपन ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली जैसे कि हमने कुछ मिनट पहले बात किया कि आजकल मोस्ट ऑफ द जॉब्स सिटिंग जॉब्स हैं, तो उस ऑडियंस को आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बाकी सारे ऑडियंस को भूल जाएं, बट मेनली उस ऑडियंस को अगर हम टारगेट करें जो कि बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब्स कर रही हैं, तो ऐसी कोई एक्सरसाइजेस के नाम आप रिकमेंड करेंगे जो डेली बेसिस पे मे बी जैसे आपने बोला वो हम लेटे लेटे कर सकते हैं? मे बी समटाइम्स देयर आर सम स्ट्रेचेस जो हम अगर सीट पे खड़े होके काम कर रहे हैं, वी कैन विच मेक श्योर दैट इट क्रिएट्स द राइट मूवमेंट इन द पर्सन। एग्जैक्ट। तो अभी जैसे ड्यूरिंग वर्क भी अपन कर सकते हैं, चलो 2 घंटा आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, तो आप बैठे बैठे भी कुछ कर सकते हैं। जैसे नेक मोबिलिटी है, सिंपल जस्ट मोबिलाइज योर नेक, मूव योर नेक लेफ्ट राइट, डू इट अप एंड डाउन मूवमेंट, मूव योर शोल्डर, you get up little bit, bend backward, bend forward, you can lying, even you can sitting में भी आप bend forward या थोड़ा rotate कर सकते हैं। तो थोड़ा जो टेम्पररी स्टिफनेस बॉडी में डेवलप होता है वो अपन उसमें कम कर सकते हैं। ओके ओके, एंड क्योंकि आपने मूवमेंट से इन पे फोकस किया, सो कहीं ना कहीं आई थिंक मोबिलिटी लाना भी ज़रूरी है,
बिकॉज व्हाट आई सी नाउ कि हम लोग जिम में जाते हैं, वेट्स उठाते हैं, हाँ बट आई डोंट थिंक सो हम लोग फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग वेट उठाने से पहले जो राइट मोबिलिटी है या राइट वार्म अप्स है, या कूल अप सेशंस है, आई थिंक वो ना करने की वजह से भी आई पर्सनली फील कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स कॉज करता ही है. हाँ डेफिनेटली. जैसे अगर अपन दो तरीके के पीपल देखे थे, एक तो कुछ भी नहीं करते, एक रहता है कि वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं. एक्टिव में जो रेगुलरली जिम में जाते हैं, पर कहीं ना कहीं एक निग्लेक्ट करते हैं कि चलो स्ट्रेचेस करो, प्री वार्म अप करो, या पोस्ट कूल डाउन करो. कूल डाउन, राइट, आई सेड कूल अप्स, बाय द वे इट्स कूल डाउन. कूल डाउन. तो क्या रहता है कि फैसिनेटिंग रहता है, चलो मुझे आज डेडलिफ्ट करना है, मुझे आज 40 kg का डेडलिफ्ट करना है, मुझे 100 kg का करना है, मुझे स्क्वाट्स करना है. डेफिनेटली करना भी चाहिए. अपन ऑलवेज अपन फोकस क्या करते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, कार्डियो. पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो स्पाइनल हेल्थ रहता है, कि स्पाइनल हेल्थ मीन्स जो कोर मसल्स रहते हैं, कोर मसल आपका पोस्चर नॉर्मल रखने में हेल्प करता है, और वो वहीं पे अपन निग्लेक्ट करते हैं जो जिम पर्सपेक्टिव. और वो क्या होता है, जब भी आप अपर बॉडी भी वेट लिफ्ट करते हैं, आपके कोर एक्टिवेट होना शुरू करते हैं, बट कोर आपके वीकर होते, वह कहीं ना कहीं स्पाइनल इंजुरी क्रिएट करता है. इसीलिए आपको कॉमनली देखे जाता है कि जिम के टाइम इंजुरी होती है. तो अगर जितना आप इम्पोर्टेंस अपर बॉडी लोअर बॉडी को या कार्डियो को देते, उतना ही आपके कोर मसल को देते, तो डेफिनेटली यू कैन अवॉइड इंजुरी अलॉन्ग विद द वार्म अप एंड कूल डाउन एक्सरसाइजेस. आई थिंक आपने बहुत सही बोला. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमको अपनी बॉडी की आवाज़ भी सुननी चाहिए. सही है. आई मीन इट इज़ नॉट एट द एंड ऑफ द डे ऑल अबाउट कंपीटिंग विद समवन, कि अगर आज मेरे फ्रेंड ने अगर 100 किलो का डेडलिफ्ट किया है तो मुझे भी करना है. आई थिंक कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विद दैट मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि अगर मान लीजिए, बिकॉज आपने थोड़ी देर पहले एक बात टच की थी कि जब भी आप क्लिनिक में किसी से बात करते हैं जैसे कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, एंड समटाइम्स वो रियलिस्टिकली होता भी है. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए एक इंसान अधिकतर आवर्स ऑफिस में है या किसी भी तरीके के काम में बिजी है, एंड उसकी बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिला है, तो क्या सोना उसके लिए बेटर है, या फिर स्टिल अपने स्लीप टाइम को काट के वो अपने एक्सरसाइज पे सेक्रीफाइस ना करे, वो ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है? तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, कि सोना भी इम्पोर्टेंट है. जैसे डे टाइम में जो भी अपन फिजिकली एंगेज होते हैं, बॉडी वेयर एंड टीयर होते हैं, तो उसमें रिकवर होने में स्लीप इज़ नेसेसरी. इसलिए साइंटिफिकली बोलते हैं कि 7 to 8 आवर्स स्लीप नेसेसरी है. आप कुछ भी हो, आपका 7 आवर्स स्लीप नेसेसरी ही है. बट उसके साथ आपको एक्सरसाइज को भी आपको वक्त देना है. ओनली क्या रहता है कि प्रायोरिटी क्या है. बहुत बार लोग प्रायोरिटी जानते नहीं, प्रायोरिटी अपने काम को देते, अदर एक्टिविटी के देते, बट फिजिकल एक्टिविटी को प्रायोरिटी नहीं देते. इसीलिए वो बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए. अगर प्रायोरिटी अगर आप एक्सरसाइज या फिटनेस को देते, डेफिनेटली टाइम निकलेगा. ऐसा कभी भी नहीं होता है. कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि उसके लिए हाफ एन आवर खुद के लिए नहीं है. बट प्रायोरिटी अगर नहीं देते तो डेफिनेटली वो बोलेंगे, एक्सक्यूज देंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर हम अच्छे से सोए नहीं हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है. एंड मैंने पर्सनली अपने साथ फील किया है, जब भी मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ उतना ज़्यादा मुझको मस्कुलर पेन हुआ है. एंड स्ट्रेस इन माय व्यू लेड टू बिट ऑफ मस्कुलर पेन टू मी. एंड वो मस्कुलर पेन की वजह से मैं कभी जिम जाना सेक्रीफाइस कर देता हूँ, राइट, मैं चाह कर भी नहीं जा पा रहा हूँ. एंड कहीं ना कहीं वो एक विशियस सर्कल या एक लूप में घूमता रहता है. बट दिस इज़ लाइक, ये मेरी खुद की बॉडी के लिए ऑब्जर्वेशन है. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि स्ट्रेस एंड मस्कुलर पेन ये दोनों रिलेटेड है? इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड. सी, माइंड ही कंट्रोल करता है सब बॉडी को. अगर स्ट्रेस एक फिजिकल स्ट्रेस रहता है, एक मेंटल स्ट्रेस रहता है. फिजिकल स्ट्रेस डेफिनेटली समटाइम्स यू विल गेट द डिस्कम्फर्ट, सोरनेस, बट रेस्ट के बाद अच्छा होता है. बट अगर मेंटल स्ट्रेस रहेगा तो फर्स्ट इम्पैक्ट आपके मसल जॉइंट पे आता है. मसल गोज इन द स्टीफ, फटीग, एंड अगेन वो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और अपन स्ट्रेस लेते हैं, फिर और स्टिफनेस आता है और पेन आता है. तो वो विशियस साइकिल में डेफिनेटली अपन एंगेज होता है. कहीं ना कहीं ये विशियस साइकिल अपने को ब्रेक करना रहता है. तो ब्रेक करने के लिए
एक 20 मिनट्स 15 मिनट्स आप सिंपल मोबिलिटी एक्सरसाइज भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेस के कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो कॉजेज पे भी अपन वर्क करते हैं तो भी अपन मसल पेन और स्टिफनेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, पर दोनों साथ में करना चाहिए। और अपन देखेंगे जब भी स्ट्रेस होता है, यंग जनरेशन अब जो में स्ट्रेस हो गया तो स्मोकिंग स्टार्ट होता है। हाँ, क्यों? मेरे को स्ट्रेस कम करना है। अगर स्मोकिंग स्टार्ट हो गया तो स्मोकिंग के इफेक्ट से और स्ट्रेस डेवलप होता है और स्मोक करता है, और वो स्मोकिंग जो उसमें जो निकोटिन रहता है वो अपने नर्व्स पे, आपके मसल पे भी इम्पैक्ट करना शुरू करता है और स्टिफनेस क्रिएट होता है और स्मोक करते हैं और वो विशियस साइकिल में अटक जाते हैं। तो स्मोकिंग करना ये सॉल्यूशन नहीं है। डेफिनेटली उसके बजाय अगर आप फिजिकली एंगेज होते हैं तो ये विशियस साइकिल डेफिनेटली हम ब्रेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कि आपने स्मोकिंग का बहुत ही अच्छा एग्जांपल बोला, बिकॉज बाय द वे आई डोंट स्मोक, बट आई एम श्योर हमारे सर्कल में सब फ्रेंड्स हैं जो करते हैं। सो मैंने कुछ समय पहले एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ा ऑन स्मोकिंग, एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। सो व्हाट दैट आर्टिकल सेड कि अगर आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप स्मोक करते हो, एंड स्मोकिंग करने से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी नैरो हो जाती है, एंड बैक की मसल्स एंड प्रॉब्ली नेक की मसल्स भी, शायद ये हमारी बॉडी के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एक ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ऑलरेडी कम होता है, बट बिकॉज स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बैक मसल्स में या नेक मसल्स में और ज़्यादा कम हो जाता है, एंड जिसकी वजह से हमें मस्कुलर इश्यूज धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, और एक्चुअली मैं अभी भी सरप्राइज हूँ, बट आई डोंट नो कि इसमें कितना सच है। मैं आपसे जानना चाहूँगा। डेफिनेटली वो सच है कि जब स्मोकिंग करते हैं तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो रहता है सिगरेट में क्या रहता है, निकोटिन रहता है, टोबैको रहता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्लड वेसल में आते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो ऑर्गन रहेगा, मसल्स रहेंगे, उसका ब्लड फ्लो कम होता है, और फिर ब्लड फ्लो जैसे कम होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होगा, स्टिफनेस आएगा, पेन आएगा, और वो नर्व्स पे भी इम्पैक्ट करता है लॉन्ग पर्सपेक्टिव। तो अल्टीमेटली बॉडी में प्रॉब्लम देना स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके, क्या हाइड्रेशन मस्कुलर हेल्थ के लिए, लाइक हमारी हेल्थ और मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हम लोग जब भी हाइड्रेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, आई मीन अगर मैं इंडियन ऑडियंस की बात करूँ तो, कि अगर पानी ज़्यादा नहीं पियोगे तो स्टोन्स हो जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है सिर्फ वही एक प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन इफ बॉडी इज डिहाइड्रेटेड प्रॉब्ली देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि इंसान की बॉडी में आ सकती है। तो पानी की कमी की वजह से क्या हमको ये हेडेक, माइग्रेन, एनी मसल्स इन द इशू जो सडनली दर्द करने लगे, ऐसी छोटे छोटे सिम्टम्स या कॉजेज देता है? हाँ, देता है डेफिनेटली। जब भी अपने बॉडी में पानी का परसेंटेज कम होता है तो डेफिनेटली होता है। यूजुअली रिकमेंडेशंस क्या रहता है कि 3 to 4 लीटर पानी अपने एवरी डे लेना चाहिए। फिर कौन सा ही वेदर में, अगर आप कोल्ड वेदर रहेगा या हॉट वेदर हो या ह्यूमिड रहेगा तो डेफिनेटली एट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लीटर पानी चाहिए। बट जैसे कोल्ड वेदर आता है ना तो पानी का इनटेक कम हो जाता है, मे बी समटाइम लेस देन 1 लीटर भी आ जाता है, स्पेशली इन एसीज। AC सिटिंग जॉब्स एंड आईटी में सब वी आर सिटिंग इन एसीज। हाँ, तो जैसे पानी कम होता है तो डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन होता है तो फर्स्ट इम्पैक्ट मसल्स पे आता है। तो मसल के ऊपर एक लेयर रहता है, उसको बोलते हैं फेशिया। तो जैसे उसको एक हाइड्रेशन की जरूरत रहती है, वो पानी कम हुआ ना तो वो फेशिया स्टीफ होना अलग शुरू हो जाता है। ओके, फेशिया स्टीफ हो गया तो वो क्या होता है, मस्कुलर आपकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, और फिर इसलिए जॉइंट स्टिफनेस, पेन होता है। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि वो ठंड में क्यों पेन आता है, मैं पूरा बॉडी मुझे जकड़ गया है, तो उसका रीजन यही रहता है कि आपका हाइड्रेशन लेवल कम हो जाता है। और वो फेशिया स्टिफ होता है, इसीलिए स्टिफनेस, बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे अभी मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में आजकल बहुत ठंड है, यस, तो अगर ठंड में हम अपना हाइड्रेशन ठीक रखें तो वो जो बॉडी में एक जकड़न होती है वो कम हो सकती है काफी एक्सटेंड तक। ओके ओके ओके, विद दैट मैं मूव करना चाहूँगा। आई एम श्योर
ऑडियंस आजकल कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर और ऑस्टियोपैथ, इनमें क्या डिफरेंसेस है, एंड क्या ये एक ही इंडिविजुअल या डॉक्टर हो सकते हैं, या ये एकदम अलग अलग स्टडीज हैं और अलग अलग प्रोफेशन के लोग इसको सक्सीड करने चाहिए? तो तीनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं डेफिनेटली, तो तीनों ही डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, तीनों ही डिफरेंट पैथोलॉजी, तीनों का ही डिफरेंट एजुकेशन होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कायरोप्रैक्टर एंड ऑस्टियोपैथी का ऑफिशियल एजुकेशन नहीं है, डेफिनेटली फिजियोथेरेपी का एजुकेशन है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथ एंड कायरोप्रैक्टिक होता क्या है। तो फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टिक ये ऐसे ट्रीटमेंट अप्रोच है कि उसमें बिना दवाई या बिना सर्जरी के आप पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। तो ये यूजुअली मसल, जॉइंट को अपन उसमें ठीक करने में ये तीनों ही ट्रीटमेंट ऑप्शन वर्क कर देते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं कि जो कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से होता है। कुछ मसल स्टिफ हो गया है, कुछ मसल वीक हो गया है, कोई जॉइंट लॉक्ड हो गया है। तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि जो स्टिफ मसल को अपन उसको फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, तो मे बी कुछ अपन मैनुअल टेक्निक यूज करते हैं या कुछ मशीन यूज कर सकते हैं। जो वीकर्स होने उसको स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं या ज्वाइंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। हाँ, तो वो ये ऐसा यूज करके अपन वो प्रॉब्लम ठीक करते हैं। कायरोप्रैक्टिक क्या करता है कि जो ज्वाइंट फंक्शन अफेक्ट होता है, मीन्स ज्वाइंट मिस अलाइन हो जाते हैं या बोन मिस अलाइनमेंट होता है। यूजुअली जो अपना एनाटॉमिकल ज्वाइंट पोजिशंस रहता है या बोन पोजिशन रहता है वो नॉर्मल स्टेट में रहता है, तो यूजुअली अपने को कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बट वो कहीं कोई सेंटीमीटर थोड़ा सा मूव होता है तो वो ज्वाइंट डिसफंक्शन क्रिएट करता है। कायरोप्रैक्टिक में वो ज्वाइंट ही अपन नॉर्मल तरीके से लेके आ जाते हैं, वो मैनुअल वे से, तो इमीडिएटली आपको पेन रिलीफ आ जाता है। ओके। इन द ऑस्टियोपैथ में जैसे मैंने आपको तभी बताया था कि एक बॉडी में फेशिया रहता है, मसल का कवरिंग रहता है। Correct. जैसे मसल का कवरिंग रहता है वैसे इंटरनल जो ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे इंटेस्टाइन है, किडनी है, आपका यूटेरस है, प्रोस्टेट है, तो उसको भी एक कवरिंग रहता है या उसको भी कनेक्शंस रहते हैं, कुछ लिगामेंट कनेक्शंस रहते हैं। उसमें अगर कहीं स्टिफनेस आता है तो वो ऑर्गन रिलेटेड भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और बहुत बार क्या होता है कि ये ऑर्गन भी वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है बट मसल जॉइंट पे भी पेन क्रिएट करता है। तो वो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पेन आ रहा है ये आपके इंटरनल ऑर्गन थ्रू आ रहा है या मसल से आ रहा है, जॉइंट से आ रहा है। तो ऑस्टियोपैथ क्या करता है, वो डायग्नोस करता है कि वेदर ये प्रॉब्लम इंटरनल ऑर्गन से आ रहा है, तो फिर वो ऑर्गन रिलेटेड अगर का अपन फेशिया मोबिलाइज करते हैं तो आपका ओरिजिनल पेन कम होता है। तो तीनों जो सिस्टम है अलग अलग वे से काम करते हैं, बट डेफिनेटली जो मसल, जॉइंट एंड उसके या स्पाइन इसके ऊपर ही वर्क करता है। ओह, आई एम श्योर ऑडियंस के लिए थोड़ा टेक्निकल हुआ, बट अगर मैं ऑडियंस के लिए इसको तोड़ तोड़ के समराइज करूं, करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग एनीवेयर, आई विल डू इट, कि फिजियोथेरेपी में हम लोग मोबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं जॉइंट्स की, थ्रू एक्सरसाइजेस एंड थ्रू अदर मैनुअल टेक्निक्स, जितना मैंने आपसे समझा। कायरो में हम लोग जॉइंट्स या अलग अलग डिसलोकेट आई थिंक मिसअलाइनमेंट, डिसलोकेट विल नॉट बी द राइट वर्ड, मिसअलाइनमेंट, कि शायद मान लीजिए अगर बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा भी मिसअलाइंड है तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेसिफिक जगह पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आदमी को पेन क्रिएट करने लगता है, एंड उसी को ठीक करना आई थिंक कायरोप्रैक्टर वो करते हैं। एंड ऑस्टियोपैथ, व्हाट आई अंडरस्टूड, ये मेक श्योर करता है कि ओवरऑल बॉडी किस तरीके से हमारे बॉडी ऑर्गन्स, जैसे आपने इंटेस्टाइन, यूटेरस और विद लिगामेंट्स एंड बाकी सारे बॉडी से कैसे कनेक्टेड है, आई थिंक ये उसका पूरा होलिस्टिक साइंस पे फोकस करता है। तो क्या मैंने सही बोला व्यूअर्स के लिए? नहीं, डेफिनेटली सही बोला। जैसे आपने बोला कि मिस अलाइनमेंट आपको पेन क्रिएट करता है, तो फिजियोथेरेपी भी मिस अलाइनमेंट करेक्ट कर लेता है, बट वो मसल पे वर्क करके करता है। और जो कायरोप्रैक्टिक भी मिस अलाइनमेंट करेक्ट करता है, बट वो डायरेक्टली जॉइंट पे वर्क करता है। तो दोनों से ही आपको रिलीफ आएगा।
हाँ, मसल पे जब वर्क करते हैं थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि मसल स्ट्रेंथ गेन होने में टाइम लगता है। जब डायरेक्टली ज्वाइंट पे करते हैं तो सडन डिक्रीज इन पेन में आता है। आपको जो अगर क्विकर रिलीफ चाहिए ओके शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन तो कायरोप्रैक्टिक डेफिनेटली वर्कफुल है। बट आपको लगता है चलो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको अच्छा होना है ओके तो ये मसल पे डेफिनेटली अपने को वर्क करना पड़ेगा, तब फिजियोथेरेपी डेफिनेटली रोल करेगा। ओके अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में करते हैं ओके तो ये लॉन्ग लास्ट रहेगा। ओके सो दैट मीन्स सिर्फ कायरो इनफ नहीं है, सही है। कायरो के साथ साथ फिजियोथेरेपी एंड ऑल द कॉम्बिनेशन जिसके बारे में आपने बात किया उसको करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर आई मीन लोग एक्सरसाइज करें तभी ठीक होंगे। सही से। ओके गॉट इट। एंड कायरो के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा। कुछ आजकल सोशल मीडिया पे कायरो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यस बिकॉज मैं अलग अलग डॉक्टर्स को देखता हूँ एंड एक अजीब सी जो आपने बोला मिसअलाइनमेंट रहता है, आई थिंक उसको अलाइन करने की अजीब से एक आवाज़ आती है। कहीं ना कहीं वो सुन के या वो वीडियोस देख के मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। तो आई एम श्योर मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं व्यूअर्स के लिए ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कायरो कितना सेफ है। एंड आई थिंक आपने दूसरे पार्ट पे ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि सिर्फ कायरो से विल नॉट बी इनफ, बट Yes. कायरो कितना ज़्यादा सेफ है। एंड दूसरा कि ये इतना जल्दी इंडिया में पॉपुलर कैसे हो रहा है। हाँ, अगर कायरोप्रैक्टिक अगर देखें ना, इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल टेक्निक। अगर अपन बोलेंगे तो 300-400 ईयर से वो ट्रीटमेंट अप्रोच अवेलेबल है। इंडिया में भी था बट वो बोन सेटर केस में था, बट उसमें साइंस नहीं था। ओके अभी क्या किया है कि उसमें एक प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच क्रिएट किया, वो साइंटिफिकली उसको देखना शुरू किया, उसमें रिसर्च हुआ है और फिर एक ये टेक्निक डेवलप हो गया, उसको अपन कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। Okay. डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी सेफर टेक्निक। Okay. अगर करने वाले डॉक्टर सही तरीके से उसमें एजुकेटेड रहेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी सेफर। पर अभी अगर अपन देखते हैं ना, कोई जिम ट्रेनर रहेगा, कोई बार्बर रहेगा, वो भी कायरो करता है, या कोई ऐसा देखता है अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर वो करने जाएंगे ना कहीं डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सोशल मीडिया पे अपन जो वीडियोस देखते हैं बहुत बार वो मैनिपुलेटेड वीडियोस रहते हैं, उसमें साउंड्स एडेड किए रहते हैं। साउंड आता है बट बहुत बहुत मिनिमल आता है, बट वो मे बी वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए या उनके जो वीडियोस रहते हैं या रील्स रहते हैं उसका टीआरपी इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं वो साउंड्स ऐड करते हैं। कई लोग उसमें अट्रैक्ट होते हैं, कई लोगों को उसको फियर होता है, वो डर जाते हैं। तो दोनों वे है, बट ऐसा नहीं रहता। बहुत सारे सेफर टेक्निक है कि वो आपका प्रॉब्लम सही तरीके से क्योर भी करेगा बट आपको नुकसान नहीं करेगा। आई एम श्योर हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी लोग कायरो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब ये मीन्स यूज कर रहे हैं कि साउंड्स ऐड करें, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बट क्या सर कायरो एक वेस्टर्न प्रैक्टिस है? हाँ, डेफिनेटली कायरो वेस्टर्न प्रैक्टिस है, इसीलिए स्टिल अभी भी इंडिया में ऑफिशियली उसका एजुकेशन नहीं। जो करते हैं उनको बाहर जाके ही वो डिग्री या डिप्लोमा करना पड़ता है। ओके ओके। एंड टॉकिंग अबाउट वेस्ट एंड ईस्ट नाउ, आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है वेस्ट में एंड आई थिंक यू हैव बीन टू स्वीडन, प्राग, कनाडा, यूके एंड अभी इंडिया में है। तो वेस्ट एंड इंडिया एंड इनफैक्ट आई वुड से व्हाई ओनली इंडिया, आई मीन वेस्ट और ईस्ट को लेके ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस को लेके ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन है जो आपने देखी, और जहाँ जहाँ पे एक कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं? मैं इसीलिए ट्रैवल किया था कि जैसे अभी अपने इंडिया में फिजियोथेरेपी का जो प्रैक्टिस देखते हैं वो ट्रेडिशनली लास्ट 30 ईयर 40 ईयर जैसे है अभी भी वैसा है। तो मैंने सोचा कि बाहर क्या हो रहा है, जैसे अभी जैसे इंटरनेट का पूरा ज़माना आ गया तो इंटरनेट में सोचे बाहर तो अलग अलग डिफरेंट प्रैक्टिस है, वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग है इन फिजियोथेरेपी ऑल्सो या कायरोप्रैक्टिक ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि चलो अपन बाहर जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैं जैसे आपने जो नेम लिया है वो कंट्रीज में वहाँ पे गया तो वो एक डिफरेंट अप्रोच है, वेरी एडवांस अप्रोच इन द एक्सरसाइज के टेक्निक रहेंगे, जॉइंट मोबिलाइजेशन के टेक्निक्स रहेंगे या मशीनरी रहेंगी। तो वो देखे तो वहाँ पे कम से कम विजिट लगते हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम आता है चलो 5 विजिट ही बुलाते, बट वो 5 विजिट में वो
ऑलमोस्ट उनका पेन कम हो जाता है। और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट जो यूजुअली इंडिया में प्रैक्टिस होता था कि 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ्स आप आओ तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होता, तो मैंने सोचा कि इतना वक्त क्यों। तो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए और जल्दी रिकवरी के लिए ये जो नए टेक्निक्स है वो अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, और वो मुझे डेफिनेटली मेरे प्रैक्टिस में बेनिफिट होते गए और पेशेंट को भी बेनिफिट हो गया। इसलिए मेरे क्लिनिक में भी मैक्सिमम 5-7 ट्रीटमेंट टाइम ही मैं मेरे पेशेंट को बुलाता हूँ, वो भी वीकली ट्वाइस, एवरी डे भी नहीं बुलाता हूँ। आई थिंक राइटली सेट, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सो इन माय व्यू टेक्नोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू द आईटी गाइज व्हाट दे थिंक ऑफ। आई थिंक इट इज एवरीवेयर एल्स। तो जैसे जैसे हर चीज समाज आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आई थिंक इवॉल्व करना और चीज़ों को अडेप्ट करके एक बेटर ब्लेंड बनाना भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा है। सही। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजियोथेरेपी योगा से इन्फ्लुएंस्ड है, और अगर है या नहीं भी, तो क्या हम एक मॉडर्न एंड योगा का एक ब्लेंड बना के, आई मीन ब्लेंड ऑफ ऑल्सो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फिजियोथेरेपी, ब्लेंड बना के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, अगर दो डिफरेंट चीज़ है योगा एंड फिजियोथेरेपी, तो योगा इट इज़ फॉर अ फिटनेस पर्सपेक्टिव, एंड जो फिजियोथेरेपी इट इज अ क्यूरेटिव पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली सम एक्सटेंड अपन योगा से एक्सट्रैक्ट करके वो इंडिविजुअली, जैसे किसी कोई को नेक पेन है, किसी को बैक पेन है, उसमें से योगा की कुछ चीज़ें वो अपन लेके उनको बोल सकते हैं कि ये चीज़ें आप डेफिनेटली करो, तो डेफिनेटली आप क्योर होगे। बट जो यूजुअली योगा प्रैक्टिस होता है वो जनरलाइज होता है, हाँ, कि जैसे ग्रुप ऑफ 10 है, ग्रुप ऑफ 15 लोग एक साथ कर रहे हैं, बट सबका प्रॉब्लम अलग हो सकता है। माइट बी सम योगा एक पर्सन के लिए वेरी इफेक्टिव है, पर वही योगा दूसरे पर्सन के लिए इफेक्टिव नहीं, क्योंकि सबका प्रॉब्लम अलग है। वो प्रॉब्लम फर्स्ट अपने को डायग्नोस करना है, डायग्नोसिस होने के बाद चलो ये 3 योगा इनके लिए इफेक्टिव है, ये 3 योगा उनके लिए इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली वो आपको क्यूर कर सकता है। करेक्ट। एंड आई थिंक ये वही बात है जो हमने कुछ मिनट पहले भी डिस्कस करी, कि भले ही हम जिम जाएं, व्हाट आई अंडरस्टूड, या वो योगा की बात करें, वेट लिफ्टिंग हो या योगा हो, अपनी बॉडी को जानना ही सबसे बड़ी साइंस है। सही। तो अब हम हैं पॉडकास्ट में, डॉक्टर प्रवीण, पॉडकास्ट के अंतिम चरण में। हाँ। एंड समय के अभाव के कारण आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें जो आज हम बात नहीं कर पाएंगे, बट इस कॉन्वर्सेशन से आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। एंड ऑन एयर विद इफेक्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण। थैंक यू। आज की कॉन्वर्सेशन के बाद एक चीज़ तो क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा आज का लाइफस्टाइल हमारे फ्यूचर को शेप करता है। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह हम आज अपनी बॉडी पर जैसे इन्वेस्ट करेंगे वैसा ही रिटर्न हमें फ्यूचर में दिखेगा। अगर आप इस एपिसोड के बाद अपने डेली रूटीन का एक भी हिस्सा इंप्रूव करते हो तो ये कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल रही। ऑन एयर विद विवेक पर हम ऐसी ही ऑनेस्ट रियल कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे। अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आज की बातचीत का कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग ऑन एयर विद विवेक।